गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ कक्षा 7 के लिए पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा, जैसा आप सब जानते हैं, आदिकाल में मनुष्य के पास अपनी बात, अपने भाव दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे, तो वो कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ आवाज़ों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता था। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती गई और उसने प्रकृति को समझा। उसके पास शब्द आए, कुछ ध्वनियाँ आई, जिससे वो अपनी बात दूसरों को समझाने लगा। इस तरह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम करते हैं भाषा का मौखिक रूप। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक टॉर्च बेचने वाला है और कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं। टॉर्च बेचने वाला और जो दूसरे लोग सामने खड़े हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोलकर और सुनकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। इस तरह ये मौखिक भाषा का रूप है। भाषा, यदि हम भाषा के मौखिक रूप की परिभाषा देंगे तो वह इस तरह होगी: भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर समझाया जाता है और सुनकर समझा जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे किसी बच्चे ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा। यहाँ मैंने नाम लिखा है नीता। नीता ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा, नीता ने बोला, अध्यापिका ने सुना। इस तरह उसने प्रश्न पूछा है। नेताजी ने भाषण दिया। तो ये दोनों जो वाक्य हैं ये मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। आगे दूसरा रूप होता है भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा में इस चित्र को देखिए ध्यान से। इसमें एक छात्रा है जो पुस्तक में से कुछ पढ़ रही है। हम यहाँ कहानी लिख लेते हैं कि एक छात्रा कहानी पढ़ रही है। तो वो छात्रा कहानी पढ़ रही है, बच्चे उस कहानी को सुन रहे हैं। वो देखकर पढ़ रही है कि पुस्तक में से। तो ये बात, जहाँ यदि हम कोई चीज़ देखकर पढ़ेंगे, लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। इस तरह लिखित भाषा की परिभाषा होगी: जब लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान होता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है या वह लिखित भाषा कहलाती है। आगे इसके उदाहरण हम दे देते हैं। मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को कहा कि वह निबंध लिखे। यहाँ मैंने महिप लिखा, मैंने महिप को निबंध लिखने के लिए कहा। निबंध लिखने लगा। उसने अपने विचारों को एक निबंध के रूप में लिखा। ठीक है। उसके बाद मानसी ने अपने मामा जी का पत्र पढ़ा। एक ने लिखा, दूसरे ने लिखा हुआ पढ़ा। तो ये दोनों ही वाक्य भाषा के लिखित रूप। अब हम करेंगे संकेतिक भाषा। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हम जब सड़क पर चलते हैं तो यदि हमें लाल बत्ती दिखाई दे, सामने 3 बत्तियां हैं, लाल, पीली, हरी। यदि हमें लाल बत्ती दिखाई देती तो हम रुक जाते हैं और यदि हरी बत्ती दिखाई देती तो हम निकल जाते हैं। तो एक तरह का संकेत है, संकेतिक भाषा कहेंगे इसे। इस तरह यदि हम संकेतिक भाषा की परिभाषा देनी चाहेंगे तो ये इसकी परिभाषा होगी: संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जिस तरह एक उदाहरण तो ये लाल बत्ती का हो गया। दूसरा, चौराहे पर कभी कभी एक पुलिस वाला खड़ा होता है तो वो इशारों से एक हाथ दूसरी तरफ करता है तो गाड़ियों को रोक देता है। इशारों से गाड़ियां रुकती हैं, लोग समझ जाते हैं कि ये गाड़ी रुकने के लिए कह रहा है या ये गाड़ी चलने के। इसके बाद आती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम अपने घर, बचपन में अपने घर में, अपने परिवार में अपनी माँ से सीखते हैं। आगे आती है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते और लिखते और समझते हैं। वे उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदी को बहुत पूरे देश के लोग लिखते, समझते और बोलते हैं। और ऐसे ही जापान में जापानी को लोग लिखते, बोलते और समझते हैं। इस तरह हर एक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा,
देश के जितने भी कार्यालय हैं, दफ्तर जिसे हम कहते हैं, और प्रशासन के जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जो हमारे कार्यालय हैं उनमें प्रयोग के लिए लाया जाता है। तो इस तरह हिंदी और अंग्रेजी हमारी दोनों ही राजभाषा हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित किया गया था और उसी दिन से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में जो हिंदी है हर एक राज्य में अलग अलग रूप में बोली जाती है। जैसे बिहारी में हिंदी बोलने और लिखने का ढंग कुछ अलग है, यूपी में जाएंगे वहाँ अलग ढंग से, हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ अलग ढंग से हिंदी बोली जाएगी। तो उन सब में एक रूपता लाने के लिए कि सभी लोगों को समझ आ सके, एक तरह की हिंदी बन जाए, तो उस भाषा का वो मूल रूप होगा, उसमें एक रूपता लाई जाती है, तो उसी भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, भाषा में एक रूपता लाने वाला भाषा का मूल रूप मानक भाषा कहलाता है। भारत की भाषाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, जहाँ पर 22 भाषाएं बोली जाती हैं। इन्हें भारतीय संविधान में विशेष मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जो भारत में बोली। इन्हीं भाषा की बात के बाद आता है लिपि। हम बोलते हैं, हमारे मुख से ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, निकलती हैं, तो उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। लिपि का अर्थ लीपना भी होता है। भाषा के मौखिक रूप को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। इस तरह भारत की और अन्य देशों की भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की अरबी और फारसी। व्याकरण हम बोलते हैं उसे लिखते हैं। जो शब्द हमने बोले वो लिखे, उन शब्दों को हमने शुद्ध रूप में लिखा या शुद्ध रूप में लिखा, इसका जो ज्ञान करवाएगा वो व्याकरण कहलाएगा। इस तरह भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों का आकार, जैसे अ, क, ग, झ, श्र कैसे लिखने हैं, इनके बारे में बताया जाता है। वाक्य विचार, वर्ण विचार में वर्णों के भेद बताए जाते हैं, जैसे स्वर। व्याकरण का पहला अंग है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों के भेद जैसे स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। उच्चारण कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है। इनका आकार कैसा होना चाहिए, इन सब का ज्ञान हमें मिलता है वर्ण विचार में। दूसरे नंबर पर आता है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों की रचना कैसे करते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, भेद कौन कौन से हैं, पद क्या है, इन बातों का उल्लेख किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आते हैं, और इसके साथ ही रचना और रूपांतरण किस ढंग से किया जाता है वाक्यों का, ये सब कुछ वाक्य विचार में बताया जाता है। इस तरह ये हमारा आज का पाठ 1 था, कक्षा 7वीं का, जो था भाषा, लिपि और व्याकरण। आपको कैसा लगा, और जानकारी के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।